नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 अगस्त 2021 का इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। पहला न्यूज़, जीएसटी कलेक्शन इन जुलाई एट ओवर 1.16 लाख करोड़। देखिए, जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने 1 लाख करोड़ से नीचे चला गया था ड्यू टू पार्शियल लॉकडाउन इम्पोज्ड इन सेवरल स्टेट्स, पर इस महीने 1 लाख करोड़ फिगर ये क्रॉस किया है। तो टोटल कितना हुआ है? 1,16,393 करोड़। ये डाटा कौन रिलीज किया है? फिनेंस मिनिस्ट्री, राइट। आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन में 3 सब डिविजन है। एक है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। ये इंटर स्टेट गुड्स जब ट्रांसफर होता है तब कलेक्ट होता है, ठीक है। आप देखिए, सीजीएसटी 22,197 करोड़ कलेक्ट हुआ है, एसजीएसटी 28,541 करोड़ कलेक्ट हुआ है एंड आईजीएसटी 57,864 करोड़ कलेक्ट हुआ है, राइट। जिसमें 27,900 करोड़ जो है ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कलेक्ट हुआ है, ठीक है। सेस का कितना है? 7,790 करोड़। अब ये सेस क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको काफी बार बताया, सेस इज ऑल्सो ए टैक्स, ए फॉर्म ऑफ टैक्स है। एक गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स के ऊपर लगाता है। जैसे कोई स्वच्छ भारत सेस है। स्वच्छ भारत सेस किसके लिए होगा? स्वच्छ भारत जो स्कीम है, प्रोग्राम है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए स्वच्छ भारत सेस कलेक्ट होता है। एक पॉइंट याद रखना है, सेस जिस पर्पस के लिए कलेक्ट होता है उसी पर्पस के लिए यूज करना होता है, ठीक है। जब वो पर्पस पूरी हो जाती है, सेस कलेक्ट करना भी बंद कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एजुकेशनल सेस, स्वच्छ भारत सेस वगैरह एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए, इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन है। जीएसटी कलेक्शन फॉर द रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग 1 to 5 जुलाई ऑफ ₹4937 करोड़ हैड आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द जीएसटी कलेक्शन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, नॉर्मल जीएसटी कलेक्शन टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। और इसके जो सब डिविजन है तो आपको मालूम ही है। और क्या लिखा है? रेवेन्यू फॉर जुलाई इज 33% हाइयर देन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2020 जुलाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 33% हाइयर है, ठीक है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब है सम ऑफ द मेजर स्टेट्स दैट रिकॉर्डेड ओवर 25% ग्रोथ इन ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू। तो इतने स्टेट से सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। एंड ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इंक्लूड्स रेवेन्यू फॉर बोथ स्टेट्स एंड सेंटर एंड इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रीजन। देखिए, एक जगह में कितने अच्छी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, ये पता करने के लिए आपको ये जीएसटी कलेक्शन से पता चल जाएगा, राइट। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में इंडियन इकोनॉमी में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगा। न्यूज नंबर 2, हलाम पीपल रिटर्न टू त्रिपुरा। Repatriation of several hundred people who had taken shelter in Assam's Karimganj district following clashes with Bru refugees in North Tripura began on Sunday। देखिए दोस्तों, हुआ यह था, त्रिपुरा आसाम बॉर्डर में ब्रू रेफ्यूजीज जो ऑलरेडी नॉर्थ त्रिपुरा में हैं, उनके और हलाम कम्युनिटी के कुछ सब ट्राइब्स के बीच में क्लैशेस हुए। और इतने भयंकर क्लैशेस हुए कि रियोटेज ने दे टॉर्च्ड सेवरल हाउसेस एट धमचेरा एरिया ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। हालम कम्युनिटी के ट्राइब्स के सेवरल हाउसेस के ऊपर इन्होंने आग लगा दिया। और ये हालम के सब ट्राइब्स के जो लोग हैं, करीब 700 पीपल उधर से भाग के लोंगाई रिवर क्रॉस करके आसाम के करीमगंज पहुंच गया। और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया था एंड रिलीफ मटेरियल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये है एक्चुअल बैकग्राउंड। अब ये ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में देखिए, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रू रिफ्यूजीज ये एक्चुअली ब्रू रियांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ब्रू रियांग ट्राइब काफ़ी न्यूज़ में आया था करीब 2-4 महीने पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ब्रू रियांग कम्युनिटी बिलोंग करते हैं मिजोरम से, ठीक है। मिजोरम में जो एथनिक ट्राइब्स है उनको ये ब्रू रियांग कम्युनिटी अच्छा नहीं लगता, दोनों के बीच में झगड़ा है, इसलिए उधर काफ़ी एथनिक क्लैशेस हुए थे। तो ये ब्रू रियांग कम्युनिटी मिजोरम से भाग के त्रिपुरा पहुंच गए थे। और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग जगह भी दिया था रहने के लिए, वो अलग बात है। तो काफ़ी लोग त्रिपुरा से वापस मिजोरम भी गए हैं। तो बेसिकली त्रिपुरा में भी ये पॉपुलेशन है ब्रू रियांग का, और मिजोरम में भी है, और भी काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, छोटे छोटे हैमलेट्स में रहते हैं। आप देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा में जो ब्रू रियांग कम्युनिटी है ना दोस्तों, वो त्रिपुरा के पीवीटीजीज में आता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये आप ध्यान दीजिएगा, केवल त्रिपुरा का, ठीक है। आप देखिए, अब न्यूज़ में इसलिए आया है, जो 700 पीपल भागे थे ना त्रिपुरा से आसाम करीमगंज में, उनको अभी वापस रिपैट्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप देखिए, ये जो हलाम पीपल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जान लेते हैं। दे आर वेरियस ट्राइब्स नेटिव टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, आसाम एंड मिजोरम। तो 3 स्टेट्स में एक्चुअली ये प्रोडोमिनेटली रहते हैं, त्रिपुरा में, आसाम एंड मिजोरम में। इनकी लैंग्वेज जो है वो है रियाम चोंग, ध्यान दीजिएगा, दीज आर
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रियामचोंग इज अलेक विथ कुकी चिन ग्रुप ऑफ ग्रेटर टिबेटो बर्मन फैमिली। टिबेटो बर्मन फैमिली के कुकी चिन ग्रुप से इनका लैंग्वेज मिलता है, राइट। अब देखिए, दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल सब क्लैंस विच इज रेफर्ड टू अस बार्की हला। तो इनके सब क्लैंस को क्या बोलते हैं? बार्की हला बोलते हैं। मेजर सब क्लैंस कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। कोलोई, कोरबों, काइपंग, बोंग, साकाचेप, तांगाचेप, डाब और नाबिन, बोंगचर, मोलसोम, रूपिनी, रांगखोल, चोराई, लांकाई, काइरेंग डार्लोंग, रांगलोंग, मचाफांग, साइमा एक्सेट्रा। 2011 की सेंसस के हिसाब से इनके टोटल पॉपुलेशन कितना है? 57,210 है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट। ओनली नॉर्थ त्रिपुरा में नहीं है, पूरे त्रिपुरा में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें ये चौराई जो ट्राइब है ना दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब मैं न्यूज़ के बारे में गूगल सर्च कर रहा था तो कई न्यूज़ चैनल्स में चौराई ट्राइब्स को रिपैट्रिएट किया करके लिखा हुआ था। हिंदू में तो चौराई ट्राइब के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ काम आएगा। न्यूज़ नंबर 3, मालदीव स्टाइल वाटर विलास सून इन लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज़ में रहा है रिसेंटली, जब उधर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे चेंजेस लाने की कोशिश किए थे, तब लक्षद्वीप के जनता ने प्रोटेस्ट किया था। सेव लक्षद्वीप कैंपेन काफ़ी फेमस हुआ था। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्षद्वीप में होलिस्टिक डेवलपमेंट का काफ़ी प्लान्स है। India's popular island destination Lakshadweep will soon have 3 premium Maldives style water villas। आप देखिए, मालदीव्स के बारे में आपको पता ही होगा ना, एक मैग्निफिसेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मालदीव्स का सबसे बड़ा इनकम भी इस टूरिज्म से आता है। अब लक्षद्वीप को भी मालदीव्स के स्टाइल में डेवलप करने का प्लान है सेंटर का, ठीक है। तो इसलिए 3 प्रीमियम मालदीव स्टाइल वाटर विलास आने वाला है लक्षद्वीप में, राइट। कहाँ पे? मिनिकोई आइलैंड में, कादमात आइलैंड में, सुहेली आइलैंड्स में, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹800 crore, right? With a vision to establish a robust base for maritime economic growth with tourism development at its core, administration said it is engaged in developing high and eco-tourism projects। तो basically eco-friendly tourism projects लाने की कोशिश में है, जिससे उधर का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होगा और मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करेगा। ये सब प्लान है। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये दीज आर अंडर द एजिस ऑफ नीति आयोग, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब नीति आयोग के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी ऐसे डेवलपमेंट्स का प्लान चल रहा है, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, 2018 में एक सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड नीति आयोग के भी थे। उन्होंने लक्षद्वीप विजिट किए थे, पूरा साइट असेसमेंट किए थे एंड कंफर्म किए थे। आप देखिए, जब भी इस तरह कोस्टल एरियाज में कोई प्रोजेक्ट का प्लान होता है तो एक CRS क्लियरेंस लेना पड़ता है। कोस्टल एरियाज में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस के लिए एक एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी तैयार करना होता है। ये कौन तैयार करके दिया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, राइट। आप देखिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी काफी सारे पोटेंट पिटिशंस आया है, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसमें पिटिशनर्स का कहना यह है, इट विल मॉडिफाई एंड पोल्यूट लार्ज एरियाज ऑफ द लगून एंड इट्स इकोसिस्टम। पूरे लगून को ये पोल्यूट करेगा एंड इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। उधर के जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, सच एज सी ग्रास मीडोज, कोरल पैचेस, सॉफ्ट सेडिमेंट कम्युनिटीज, ये सबको डिस्ट्रॉय करेगा, इनका कहना है। आप देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलूंगा आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, कंजर्वेशन भी चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अगर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स लाना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब मालदीव्स में उनको टूरिज्म से इतना ज़्यादा इनकम है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग मालदीव्स जाते हैं अपने वेकेशन बिताने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर इस तरह की मॉडल विलास है, वाटर विलास है और अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब वो सब चाहिए और आपको ये पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आप क्या सोच रहे हो? मालदीव्स में जब ये वाटर विलास बने थे तब क्या इकोसिस्टम खराब नहीं हुए थे? लेगुन पोल्यूट नहीं हुए थे? ये सब होता है, थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। 100% आप कोई भी एक डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं रह सकते, ठीक है, वो अलग बात है। आप देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से आपको 3 आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा? मिनिकोई, सुहेली एंड कादमत। तो आपसे एग्जामिनेशन में एक मैप क्वेश्चन पूछ सकता है, अरेंज द आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करके। तो ये ध्यान दीजिएगा, कादमत सबसे ऊपर है, सुहेली फिर आता है, सबसे नीचे आता है मिनिकोई आइलैंड, ठीक है। आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने एनवायरनमेंट
इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट CRZ क्लियरेंस के लिए बना के दिए थे, मैंने बोला था। ये एस्टैब्लिश किया था नवंबर 1993 में एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, एक ऑटोनोमस सोसाइटी, इनके इंडिपेंडेंट पावर्स है। इट इज मैनेज बाय गवर्निंग काउंसिल एंड द डायरेक्टर इज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। इनके जो डायरेक्टर है वो हेड है। मेजर एम क्या है? इट इज टू डेवलप रिलेएबल इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज टू सॉल्व द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट को या कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को डाउट आ गया तो इनसे पूछते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्स। हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है उस एरिया में जितने लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस है उसके ऊपर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डाउट है ये लोग, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट है ये लोग सॉल्व करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज अबाउट 2/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट। ये पर्टिकुलर न्यूज जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में काम आएगा, पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 में। न्यूज नंबर 4, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्लैम्स सेंडर्स डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल ऑक्सीजन। हुआ यह है दोस्तों, एक राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाला था, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए कमिटी ओवरसीइंग मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज। एक कमिटी बना था फॉर ओवरसीइंग मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था, पर सेंडर ने इसके आंसर देने से मना किया। सेंडर ने क्या बोला? साइटिंग द सेक्शंस ऑफ आरटीए लॉ विच अलाउज एक्सेप्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। आप देखिए आरटीए लॉ में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जो नेशनल सिक्योरिटी से, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एंड कैबिनेट पेपर से रिलेटेड है तो सेंटर वो रिक्वेस्ट डिने कर सकता है। तो सेंटर ये सब क्लॉज का इस्तेमाल करके इस आरटीए रिक्वेस्ट को डिने किया, पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये सब जो टर्म्स है इसका इस्तेमाल करके आप इस तरह एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, द CAC डायरेक्टेड द सेंट्रल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू प्रोवाइड सुइटेबल पॉइंट वाइज रिप्लाई विद इन 10 days। तो बेसिकली एक वार्निंग टाइप का दिया है, 10 दिन के अंदर चुपचाप आप रिपोर्ट दो। इफ द पर्टिकुलर पॉइंट वाज डिनेड इट शुड बी सुइटेबली जस्टिफाइड विद रिलेवेंट क्लॉज। अगर आपको डिने करना ही है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तो आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आप ये क्यों नहीं देना चाह रहे हो। एंड ये जब क्लॉज बोल रहे हो ना, इसमें से कौन से क्लॉज से आप रिलेट करते हो और क्यों रिलेट करते हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बोल सकता, फिर भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया था? 12/10/2005 से अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीए 2005 का एक्ट है, आप सबको पता होगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन एक्सटेंड्स ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज। ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जितने सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज है इन सबके ऊपर इनके जुरिस्डिक्शन है। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी है। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाला कमिटी का चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा भी रहता है एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर भी रहता है। तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन वाला जो मेंबर है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो टू रिसीव एंड इंक्वायरी इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर आरटीए 2005। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से या कोई भी अथॉरिटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपका कोई भी क्वेरी का आंसर चाहते हो तो आरटीए एक्ट 2005 के अंदर आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, आरटीए के बारे में मैं ज़्यादा इंडेप्थ नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको पता होगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी के लिए नहीं, पहले के लिए था, अभी भी रिलेवेंट है, थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा आरटीए एक्ट के बारे में। हमने भी वीडियो बना था, चैनल में सर्च कीजिए। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में स्टैट्यूटरी बॉडीज में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है पंजाब ब्रिंग्स 5.62 लाख हेक्टेयर्स अंडर डीएसआर। सबसे पहले डीएसआर टेक्निक क्या है ये समझ लेते हैं। इट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इन विच सीड्स आर सोन इन द फील्ड रादर देन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी। अगर आपने राइस कल्टीवेशन करते हुए देखा है तो आपको ये पता चलेगा कि राइस कल्टीवेशन होता कैसे है। नॉर्मली राइस कल्टीवेशन में सीड्स को सबसे पहले एक नर्सरी में जर्मिनेट करते हैं। नर्सरी मतलब एक अलग एरिया में जर्मिनेट करते हैं। जब वो सीड्स प्लांट बन जाते हैं, एक हाइट पहुंचता है, उसको उधर से निकाल के फिर फील्ड में लगा देते हैं। ठीक है, अब ये डीएसआर टेक्निक में क्या है ना, ये वाली जो नर्सरी में रेडी करने वाला जो मेथड है वो नहीं है, डायरेक्टली फील्ड में सीड्स को सो करेगा। ये है डीएसआर टेक्निक एंड इट इज डन थ्रू डीएसआर मशीन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग सीड्स ऑफ राइस डायरेक्टली इनटू द फील्ड्स। और ये जो
सीड्स को डायरेक्टली फील्ड में लगाते हैं ना, ये मशीन की सहायता से करते हैं। वो मशीन जो है ट्रैक्टर में फिट रहता है और ट्रैक्टर चलता रहेगा और मशीन ये करेक्ट देख के, एक लेसर इम्प्लांटेड मशीन है, वो लेसर की सहायता से पूरे जगह दे के वो फील्ड में लगा देगा। ठीक है, आप देखिए ये जो डीएसआर टेक्निक का एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी लेके आया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है डीएसआर तरवतर गुड सोइल मॉइस्चर, तरवतर डीएसआर। ठीक है, आप देखिए ये डीएसआर टेक्निक 2020 में इंट्रोड्यूस किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, एन इम्प्रूवेशन ऑफ एयरलियर डीएसआर ड्राई टेक्निक। एंड पंजाब में अभी तक 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया कवर हुआ है डीएसआर टेक्निक में, विच इज हाईएस्ट एवर इन द स्टेट। एंड पिछले साल से 62,000 हेक्टेयर का इंक्रीज भी हुआ है। आप देखिए डीएसआर टेक्निक का कुछ फायदा क्या क्या है। सबसे पहला यह है कि 10 से 15% इरिगेशन वाटर बचता है। दूसरा यह है, इट लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, देयरफॉर रिड्यूस पावर कंजप्शन, सेव फार्मर्स फ्रॉम लेबर शॉर्टेज। ठीक है, रिड्यूस पावर कंजप्शन है, रिड्यूस यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर है, एंड लेबर शॉर्टेज भी नहीं है, मतलब लेबर, इतनी लेबर्स की जरूरत भी नहीं है, तो लेबर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं है। और क्या है, देयर इज नो नर्सरी प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व, ये मैंने आपको बता दिया। एंड in this, water is replaced by real chemical herbicides and farmers have to only level their land and give one pre-sowing irrigation। देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, डीएसआर करने से पहले फार्मर्स को अपने लैंड जो है ना उसको लेवल करना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने बोला था एक डीएसआर मशीन है, वो ट्रैक्टर के साथ फिट रहता है, वो ट्रैक्टर में एक लेसर भी रहता है, जब इसको लेवल होगा ना तब ये काम चलेगा। तो फार्मर्स को क्या, सबसे पहले इसको पूरा लेवल करना पड़ेगा एंड वन प्री सोइंग इरिगेशन, एक बार पूरा इरिगेशन करना पड़ेगा, बस यही है। ठीक है, तो ये न्यूज जो है आपको पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर में काम आएगा। अगला न्यूज है, इंडिया यूनाइटेड किंगडम टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अश्वगंधा। सबसे पहले अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनिफेरा, कॉमनली इसको इंडियन विंटर चेरी बोलते हैं। It is a traditional herb that boosts energy, reduces stress and makes the immune system stronger। तो सबसे अच्छा खासियत यह है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है। बेसिकली ट्रेडिशनल हर्ब है। तो इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए, ये कितने अच्छी तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है हमारे आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के बीच में। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मुझे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है, वो है ये वाला पैराग्राफ। इसमें क्या लिखा है, इसका साइंटिफिक नेम लिखा है। वैसे साइंटिफिक नेम प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, कभी कभी बार पूछा है, अब पूछने की संभावना कम है, फिर भी आप देख लीजिए। विथानिया सोमनिफेरा, इसको कॉमनली इंडियन विंटर चेरी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन विंटर चेरी एंड अश्वगंधा, ये दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आएगा तो भी वही आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक न्यूज़ है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अश्वगंधा, राइट, ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में हेल्थ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस टू जिलजित बल्तिस्तान। देखिए पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने एक लॉ फाइनलाइज किया है, अभी तक अवार्ड नहीं किया है, जिलजित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए। अब जिलजित बल्तिस्तान कितने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है आप सबको मालूम है, मैप में देख लीजिए। पहले जिलजित बल्तिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पार्ट हुआ करता था। जब से एलओसी डिमार्केट हुआ है, ये जो एरिया है एलओसी के वेस्टर्न साइड में आता है, हम इसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड वो लोग इसको आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। अब देखिए जिलजित बल्तिस्तान में वैसे देखा जाएगा तो पाकिस्तान का कोई पावर नहीं है, ये हमने कई बार क्लियर किया है। इंडिया क्लियरली कन्वेड टू पाकिस्तान दैट द एंटायर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ जिलजित एंड बल्तिस्तान आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फुली लीगल एंड इररिवोकेबल एसेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, एंड एंटायर एरियाज ऑफ जिलजित एंड बल्तिस्तान जो है इंडिया का पार्ट है और इंडिया का पार्ट ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान का सपना है ये सब। इंडिया मेंटेन्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इट्स जुडिशरी हैज नो लोकल स्टैंडिंग, कोई लीगल पावर नहीं है पाकिस्तान जुडिशरी को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन टेरिटरीज को इलीगली एंड फोर्सिबली ऑक्यूपाई करने का। ये सब पाकिस्तान का खेल है दोस्तों, धीरे धीरे करके उसमें अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर हम इधर चुपचाप थोड़ी बैठे हैं, हम भी कुछ करेंगे इसके लिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ड्राफ्ट बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड, एक ड्राफ्ट बिल ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। अब देखिए इसके बारे में ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, जब फाइनलाइज हो जाएगा इसके बाद देखेंगे। इसके बारे में कई सारे न्यूज़ आगे आएगा। अगर प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा
सब होने के बाद तब इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आएगा, हम एक अलग सा वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, आपके लिए केवल पाकिस्तान की तरफ से एक प्लान चल रहा है जिलजित बल्तिस्तान एरिया को प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए, बेसिकली उनका एक प्रोविंस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज एंड टेररिज्म में काम आएगा। तो इसे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में बंद कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।